नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हमारा अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में होना तय है और सितंबर के अंदर आप लोगों का 10 तारीख को पीओ का एग्ज़ाम और 16 तारीख को क्लर्क का मेन एग्ज़ाम होना है। तो हमारे पास ओवरऑल देखें तो प्री से पहले 90 दिन और मेन से पहले का काउंट करें तो लगभग टोटल मिला के 120 दिन हमारी प्री प्लस मेंस की तैयारी के लिए बचे हुए हैं। अब आप लोगों को पता है ये मेरिट इतनी हाई जाती है आजकल कि अगर आप लोग एक जनरल कैटेगरी से आते हो और एक सेफ स्कोर करना चाहते हो कि सर मेरा तो प्री निकले, ठीक है, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर प्री प्लस मेंस की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको लास्ट सिलेक्शन तक लेके जाना है। पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आरआरबी की तैयारी करके लास्ट सिलेक्शन तक आपको कैसे पहुंचना है। लेकिन अभी अगर मैं प्री की ही बात करूं सबसे पहले तो 75 प्लस मार्क्स आपको आरआरबी कलर के में अगर एकदम सेफ होना है तो चाहिए और 65 प्लस मार्क आपको आरआरबी पीओ में चाहिए। आपके स्टेट वाइज मेरिट चेंज होती है, कैटेगरी वाइज चेंज होती है, उसमें हो सकता है आपको कम मार्क्स में भी आपका क्वालिफाई हो जाए प्री के अंदर। लेकिन एक मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, एक जनरल स्टूडेंट जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करता है जहाँ पे अच्छी खासी मेरिट जाती है और लगभग क्लर्क में तो इतने मार्क्स और पीओ में इतने मार्क्स आराम से लाई जा सकते हैं अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से तैयारी करो तो। इसीलिए मैं आपके लिए 120 दिन का एक ऐसा मास्टर प्लान लेके आया हूँ जिस प्लान को अगर आप लोग फॉलो करोगे, एक पूरा रोड मैप आपको आज इसी क्लास में दे दूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% इस स्कोर को आराम से पार कर सकते हो। आज की क्लास में किस किस चीज़ के बारे में बात होगी तो वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम डेट सबसे पहले इसलिए जानना होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कितना टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो प्री का एग्जाम डेट ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ और ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क तो 5, 6, 12 और 13 अगस्त को होना ये निश्चित है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो 19 अगस्त को भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों का और मतलब ये पीओ क्लर्क दोनों की डेट है, 1-2 डेट को पीओ होगा और 1-2 डेट को यहाँ से क्लर्क होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा मेन का जो पीओ का होगा वो आपका 10 सितंबर को होगा, क्लर्क का होगा 16 सितंबर को होगा। ये डेट पहले से निश्चित है तो इसी हिसाब से जितना टाइम बताया उसी हिसाब से मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। इस पूरे वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करूंगा। कट ऑफ इसलिए मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सबसे लास्ट में बताता हूँ हर बार कि सबसे पहले मैं ये तो बताओ कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो वैसे तो मैंने ओवरऑल बता दिया 65 प्लस 75 प्लस, लेकिन आपको अपने स्टेट में कितनी मेरिट जाती है अपनी कैटेगरी की वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले कट ऑफ दिया है और कट ऑफ में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स आएंगी तो मैं फटाफट निकालूंगा उनको, तो आप पॉज करके अपना स्टेट का देख लीजिएगा और उसकी PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कट ऑफ देखनी है और आप वीडियो में नहीं देख पा रहे तो वो PDF में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे क्या होगा वो दिखाऊंगा। सिलेबस प्री प्लस मेंस का टोटल सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें कब कब आती है, हर शिफ्ट एग्जाम में पिछले 2-3 साल का हर चीज़ अपन लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अंदर और कैसे आपको तैयारी करनी है हर एक टॉपिक की बताऊंगा कि कैसे आप उसमें टाइम बचा सकते हो, तभी तो हम 75 प्लस 65 प्लस तक पहुँचेंगे। DI और पजल एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है मैथ्स और रीजनिंग का, तो उसके अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हो ताकि अच्छे मार्क्स लेके हो, तो उसका एक पूरा सेक्शन अलग से मैंने बना के और उसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ में। 120 दिन का मास्टर प्लान क्या होगा कि आप किस तरीके से आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर लाने हैं इसमें टाइम सेविंग टेक्निक, जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तभी मैं ये चीज़ आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको अपन सुपर फास्ट टेक्निक एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं वो तो फास्ट हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, कई टॉपिक्स में टाइम लगता है तो ठहर के क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो जो टॉपिक फास्ट होने वाले होते हैं वहाँ से हम लोग समय बचा के उन दूसरे टॉपिक्स के अंदर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप मान के चलो क्लर्क में तो आपको सब कुछ ही करना होता है, तो एक छोटी सी गलती भी हमारा ना सिलेक्शन रोक सकती है। आरआरबी में आता पेपर सिंपल, ये घबराने की जरूरत नहीं है सर 75 कैसे लेके आएंगे, 80 में नंबर में से बात कर रहा हूँ मैं, 75 और 65 की घबराने की जरूरत नहीं है। इतने आ जाते हैं और लोगों के आते हैं तभी इतनी मेरिट जाती है, वरना मेरिट कैसे चली जाएगी। ठीक है, तो आराम से आप भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखो और मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना आज उनको फॉलो करो, 101% हम लोग मेरिट क्रॉस करेंगे। मॉक टेस्ट आपका कैसे हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं आपको किसी भी ऑनलाइन एग्जाम, स्पेशली बैंक एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है और टाइम की जल्दबाजी में जो गलतियां होती है ना उनसे हमारे मार्क्स घट जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से निजात मॉक टेस्ट ही दिलाता है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। देखो, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आज की क्लास में पूरी स्ट्रेटेजी, सिलेबस, कब कितने क्वेश्चंस कहाँ पे किस टॉपिक में आए थे, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, कैसे तैयारी करनी, सब बात करेंगे। लेकिन
आपको हर एक टॉपिक को डीपली तैयार करने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। सुपर फास्ट टेक्निक्स जो मैंने बताई जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स में, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा उन चीज़ों को। इसके अलावा जो टॉपिक्स में टाइम दे के हमें क्वेश्चन निकालना है, ज़्यादा टाइम तो हम वैसे भी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत है, जैसे पजल को 2-2.5 मिनट में सोल्व कैसे करना सीखना है, तो वहाँ पर थोड़ा इनइक्वलिटी में, जैसे आप 30-40 सेकंड में 5 क्वेश्चन कर सकते हो, पजल में आप 5 क्वेश्चन को करने में 2-2.5 मिनट चाहिए आप लोगों को। तो पजल को 2-2.5 मिनट में कैसे करना है, किस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हर एक टॉपिक का एक पूरा डिटेल के अंदर लेक्चर्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। जैसे मैं पेड बैच में रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, तो आपको घर बैठे एकदम फ्री कोचिंग मिलने वाली है। ये कोर्सेज की प्राइस मेरी जनरली 2000 रुपये के आसपास होती है। आपने देखा होगा जो लाइव कोर्सेज होते हैं, जनरली रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हम और भी अफोर्डेबल में 1000 से नीचे भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं सारे सब्जेक्ट के ही। यहाँ पे मैं जब खुद भी बैच लेता हूँ लाइव, तो ये लगभग प्राइस होती है। ये वाला बैच इस बार हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। हम चाहते हैं कि आरआरबी के अंदर, वो एक गाँव का स्टूडेंट तैयारी करता है आरआरबी की, ठीक है, तो वो एक अंतिम स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुँचे, तो हमने यहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स कर दिया है। इसमें पूरे तरीके से आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। 7 मई रात को 8 बजे इसको लॉन्च कर रहा हूँ। कैसे होंगी, कहाँ क्लासेस होंगी, कहाँ पीडीएफ मिलेंगी, किस तरीके से बैच चलने वाला है, सब कुछ देखने के लिए आप लोग 7 तारीख रात 8 बजे मेरे साथ में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, फिर फटाफट डिस्कस करेंगे। कट ऑफ देखो, आप आईपीएस आरआरबी पे प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ 2022 की, अपने स्टेट की जहाँ है वहाँ पहुँच करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये स्टेट्स लिखे हुए हैं, जैसे बिहार की मैं बात करूँ 56.75 जनरल कैटेगरी की गई थी, ओबीसी की भी आप पे 56.75 गई थी। जो कॉलम खाली है ना, तो जितना हमसे पता किया गया उतना हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट पता करके यहाँ पे आप लोगों को हम लोग कट ऑफ बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अपना स्टेट का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का 55.25 है, पीओ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें आईपीएस आरआरबी पीओ 2022 की, तो यहाँ पे देखो पंजाब, राजस्थान में 60.25 मेरिट गई थी, तो इसीलिए मैं बोलूँ थोड़ा बढ़ के जाती है हर बार, इसीलिए हमें 65 प्लस की तैयारी करनी है। यहाँ देखो उत्तराखंड में 62.50, उत्तर प्रदेश में 62.75, ठीक है। ऐसे ही अपने स्टेट के आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे पहुँच करके। 2021 की भी यहाँ पे मेरिट मैंने बता दिया, तो आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन कितना होता है वो भी पता लग जाएगा, पेपर के लेवल पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पॉज करके अपने स्टेट का और अपनी कैटेगरी का। ये मेंस का है, 200 नंबर में से जो मेरिट होता है वो, ठीक है। आपका पीओ का ये देखिएगा, मेंस का 2022 का, ये 2022 का मेंस का ही है। अलग अलग स्टेट का, जैसे पंजाब का ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 2021 का आ गया है, ये भी 2021 का है। अपने स्टेट का नोट कर लेना ताकि एक दिमाग में एक आइडिया बन जाए क्या मेरिट जाती है, ठीक है। ये आपका प्रीलिम का आप लोगों का क्लर्क का आ गया 2022 का। यहाँ देखो बिहार में 70 नंबर, हरियाणा में 75.50, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 75 प्लस की तैयारी करनी है हमें, अगर हमें सेलेक्ट होना है तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी रखनी है। अपने स्टेट का भाई नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये देख लो। ये नेक्स्ट, ये भी प्री का ही है। ये आपका मेंस का आ गया, जो ओवरऑल कट ऑफ बनता है ना लास्ट में, वो यहाँ पे इतना बना था। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल होती है, यूआर जो लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो नई कैटेगरी है, ये बाकी आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो अब ये एग्जाम पैटर्न पे आ गए। अब देखो ओवरऑल हमें इस क्लास का मुद्दा ये है हमारे पास में कि सब कुछ डिस्कस, हमें रोड मैप तो तैयार करना ही है, लेकिन सब कुछ डिस्कस करने के बाद में हमें साथ में मैं ये बताता चलूँगा आपको कि हमारा ये जो टारगेट है ना, ये कैसे अचीव होगा। इसमें एक एक टॉपिक का रोल होगा, एक एक क्वेश्चन का रोल होगा, तो मैं साथ में बताता चलूँगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जो आपको एग्जाम देने से पहले होनी चाहिए, कोई नया स्टूडेंट भी हो सकता है, वो आपको होनी चाहिए। उसके लिए मैं ये कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा यहाँ पे। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो प्री का एग्जाम होता है आरआरबी पीओ क्लर्क में, दोनों में ही चाहे पीओ क्लर्क सेम हो, आपको ओवरऑल 45 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग क्वांट यानी रीजनिंग और मैथ्स के अंदर 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 80 में से 65 प्लस यहाँ पे हम पीओ में टारगेट करेंगे, 75 प्लस क्लर्क में। हम लोग तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, फिर जो आएंगे वो तो देखो जैसी हमारी तैयारी होगी, जैसी भगवान की मर्जी होगी, जैसा अपना पेपर होगा, जैसा हम करके वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक टारगेटेड तैयारी तो करें हम अच्छे से, तभी तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बनेगी। तो ये आपका प्री का पैटर्न हो गया। इसमें ओवरऑल टाइम है, किसी भी सब्जेक्ट को इतना भी टाइम दे सकते हो। तो कुल मिला के बात है कि 45 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। अब कौन कौन से टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं मेंस की मैं बात करूं, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि इंग्लिश नहीं है यहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक है ना, जिनको इंग्लिश नहीं आता है, वो इस एग्ज़ाम को पकड़े के बैठ जाओ एकदम से कि सर मैं तो और किधर देखो ही मत, इसके पीछे पड़ जाओ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश सर सब कुछ करके देख लिया, सुधर ही नहीं रही है।
तो भाई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं, और यही वो ऑप्शन है। 10,000 के आसपास वैकेंसी आती है हर साल, 8 से 10,000 के आसपास पीओ क्लर्क मिला के, उसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश नहीं है यहाँ पे, प्री में तो है ही नहीं, तो प्री तो एटलीस्ट पहली स्टेप में तो इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, कई इंग्लिश मीडियम वाला टेंशन में आ जाएंगे, सर क्वेश्चन तो इंग्लिश में मिलेंगे, रीजनिंग क्वांटिटी के जो क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग मैथ्स के, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप लोग, वो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। मेंस में देखना आपको, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि मेंस में भी आप चाहो तो इंग्लिश का पेपर नहीं लगेगा, इंग्लिश की जगह आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। हिंदी तो कई हिंदी मीडियम वाले बचपन से पढ़ते आ रहे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो, और ये जो इंग्लिश वाली बर्डन हट जाएगी। तो मेंस में भी इंग्लिश नहीं है, मतलब पूरे एग्जाम से इंग्लिश गायब कर सकते हो आप लोग। तो जिनकी इंग्लिश वीक है ना, इस एग्जाम को पकड़ के बैठ जाओ, पूरी मेरी बातें मान लो, अच्छे से तैयारी कर लो। बैच भी आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इंग्लिश भी नहीं आती है, इससे अच्छा क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से ठान ली तो इस बार हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी करंट अफेयर वगैरह जो आता है इसके अंदर, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। सब कुछ बड़ा ही ईजी होता है, हिंदी कंप्यूटर इनकी तैयारी कैसे करें सब बता दूंगा। रीजनिंग और क्वांट प्री और मेंस का तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, जो 7 तारीख को जो इवेंट होने वाला है रात 8 बजे, उसमें पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या तैयार करना है। और अभी तो हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये मेंस का है, तो इसमें ध्यान देना, इंग्लिश और हिंदी में से आप चॉइस कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास में मेरे तो इंग्लिश बहुत बढ़िया है सर, मैं तो कैसे करूँगा, तो भाई आप इंग्लिश का पेपर भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहले रीजनिंग का टॉपिक क्या है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो अलग अलग कलर्स में आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये पिछले साल का मैंने पूरा एनालिसिस करवाया है, पिछले 2 साल का, कि कई सारी जो शिफ्ट होती है, जैसे पिछले साल 8 शिफ्ट हुई थी, तो ये 8 शिफ्ट का है लगभग, जो भी एक 8 शिफ्ट मैंने एक टारगेट ले लिया कि 8 शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे, तो 8 शिफ्ट का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इन 8 शिफ्ट पे कौन सी शिफ्ट पे कितने किस टॉपिक के क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक स्किप हुए, तो मैंने 8 के 8 शिफ्ट के बताए, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगी मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मुझे कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। जैसे मैं बात करूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के, किसी शिफ्ट में 24 क्वेश्चन आ गए, किसी में 20 24 20 20 23 20 18, यानी कि आप ये मान के चलो कि आपके 18 से लेके है ना 24 क्वेश्चन के बीच में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 50% प्री की तैयारी तो यही है, और ज़्यादा भी हो सकती है 24 क्वेश्चन आ गए तो। उसके बाद में इनइक्वलिटी की बात करूँ, इनइक्वलिटी एक टॉपिक होता है, ठीक है, जिसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो 3 से लेके 5, कभी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, तो इनइक्वलिटी के आप लोगों के 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलोलिज्म की मैं बात करूँ तो 3 से 5 क्वेश्चन सिलोलिज्म के पूछे जा सकते हैं। कौन से टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी आऊँगा। डायरेक्शन के देखो कभी कभी गायब भी कर दिया डायरेक्शन, देखो इसमें नहीं पूछा, इसमें नहीं पूछा, इसमें नहीं पूछा, लेकिन ये देखो 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आप ऐसे नहीं सर मेरी शिफ्ट में नहीं आएगा, मुझे हार्ड लग रहा है, तो ठीक है, तो लेकिन 5 क्वेश्चन आ गए तो इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये डायरेक्शन सेंस में है ना 0 से लेके 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, बीच में कितने क्वेश्चन 3 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन में देखो लगभग हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आया, एक में नहीं आया है, तो ब्लड रिलेशन के मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। पेयरिंग का 1-2 क्वेश्चन आता है हर बार, कभी कभी नहीं भी देता है। मीनिंगफुल वर्ड्स कुछ बनवाता है तो वो 1 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आता है, कुछ कुछ शिफ्ट में कर देता है गायब, ठीक है। रैंकिंग के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तो 5 ही आते हैं, वरना नहीं आते हैं। देखो यहाँ गायब हो गया, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन आ गए तो कहाँ छोड़ोगे, तो सारे टॉपिक सीखने हम लोगों को। और देखो कभी कभी एक आधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे इस शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा कोडिंग डिकोडिंग का, तो 1 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओड 1 आउट का एक क्वेश्चन आता है, लगभग 1 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है ना, कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर का पूछ लिया, तो हमें ये कलर के में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये हमें तैयार तो करना ही है। तो 0 से लेके 2-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, और एक नंबर और लेटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, ठीक है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन उसका पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल ये हो गया, एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इस तरीके से पैटर्न आते हैं। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, किसी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट तो हर बार दे रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी भी दे रहा है, सिलोलिज्म भी दे रहा है, लेकिन डायरेक्शन कभी कभी गायब कर दिया, ब्लड रिलेशन कभी कभी गायब कर दिया। नीचे वाले टॉपिक्स में से वो एकदम चॉइस करता है कि किसी शिफ्ट में कुछ डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, तो हमें कुल मिला के ये सारी तैयारी करनी है। अब मैं बताता हूँ, आप में ध्यान देना, मैं है ना अब रेड मार्क से है ना रेड पेन से मैं तीर लगाऊंगा, वो आपके सुपर फास्ट टॉपिक हैं, उनमें आपको सुपर फास्ट बनना है, यानी कि सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन से निकालने हैं। जैसे मैं बात करूँ इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, और ये बाकी टॉपिक तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, अगर मैं इन सब की बात करूं, और ये ठीक है, इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो इनइक्वालिटी,
सिलोलिज्म और कोडिंग डिकोडिंग। ये अगर किसी एग्जाम में तीनों आ गए आपके 5-5 नंबर के तो लगभग 15 नंबर हो गए। ये 15 नंबर में आपको बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आप लोग है ना 50 सेकंड में निकाल सकते हो, मैक्सिमम उससे कम में भी निकाल सकते हो अगर मेरी ओपन गेट क्लोज गेट ट्रिक अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे। लेक्चर पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे जाके देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता है 50 सेकंड में कर सकते हैं। सिलोलिज्म मैक्सिमम 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी आप 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर ये 15 क्वेश्चन आते हैं तो 2, 2, 4 और 1 मिनट, ये मान लो 5 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन कर सकते हो। तो बाकी फिर पजल के लिए, बाकी टॉपिक्स के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारे पास टोटल 45 मिनट है, तो हम मान लेते हैं कि एक उसमें 22.5 मिनट का टाइम है। 22.5 में से शुरू के 3 मिनट में लगभग 2.5 मिनट ही मान लो इसको आप, अगर इसको और भी फास्ट कर दे तो लगभग शुरू के 2.5 मिनट में 15 क्वेश्चन कर जाओगे, तो बाकी 22 मिनट बच जाएंगे 25 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके फास्ट होने चाहिए। फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये वाले टॉपिक भी आप फास्ट कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रैंकिंग में मैंने 4 रूल सिस्टम बताया है, उस 4 रूल सिस्टम से सारा टॉपिक फटाफट हो जाते हैं, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से आना चाहिए। और वो मैं ये वरदान 2.0 जो बैच आ रहा है ना मेरा, ठीक है, ये जो बैच का मैंने नाम जो रखा है ना, आप एक बार मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये जो वरदान 2.0 बैच मैंने रखा है ना, मैं वो बताना भूल गया। इसका वरदान जो पहला वाला बेच आया था उसमें भी मैंने फ्री क्लासेस डाली थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें आप जाके देखो 5-5, 7-7 लाख लोगों ने भी कुछ क्लासेस देखी हैं, और लगभग सारी क्लासेस में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया इन लेक्चर्स को। और उसके नीचे जाके फिर कमेंट्स देखना आप लोग, उनको कितनी हेल्प हुई एग्जाम में, स्पेशली आरआरबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ाया गया था। तो अप्रोच सही होनी चाहिए। तो वही मैं बता रहा था कि अगर इन टॉपिक्स की आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होगी तो आप लोगों को बिल्कुल फास्ट तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको ऐसे तैयार करना है जिससे आप सुपर फास्ट तरीके से कर पाएं इन सारे जो भी रेड मार्क किया है। बाकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी। तो अब देखो और एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी टॉपिक है ना नीचे वाले, ये सारे के सारे टॉपिक कंसेप्ट बेस हैं। एक बार कंसेप्ट सीख लो, जैसे इनइक्वालिटी का है, मेरा 1-2 घंटे का लेक्चर देख लिया आपने, मैं 2 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा। जब वरदान 2.0 बैच में पढ़ाऊंगा तब भी 2 घंटे का एक लेक्चर देख लिया, उसके बाद में हम जो प्रैक्टिस पीडीएफ देंगे 100 क्वेश्चन की, उसको सोल्व कर लो, उसके बाद में मॉक टेस्ट में उसको लगाते रहो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपके 101% 1 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे सिलोलिज्म, डायरेक्शन, सबके कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला इसमें कंसेप्ट तो है ही है, साथ में ये प्रैक्टिस बेस है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, जो टॉपिक मैंने बताया सुपर फास्ट टेक्निक्स, मतलब उसमें आपका स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस है, फिक्स क्वेश्चन है, वैसा ही आना है एग्जाम के अंदर, आपको पता है वैसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर भी गलती करोगे तो करो फिर, ठीक है। तो उनमें गलती नहीं होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। वो किससे आएगी? क्वेश्चन निकालो बार बार में और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो। वरदान 2.0 की सारी क्लासेस लो और एक एक टॉपिक को सीखते हुए चले जाओ, प्रैक्टिस करते हुए चले जाओ, मॉक टेस्ट अच्छे से दो, उसकी बात भी आगे बात। ये तो कॉन्सेप्ट बेस तैयार कर लो सारा का सारा, और इसमें आप प्रैक्टिस करते रहो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये टारगेट ले लेना है कि मैं रोज के 5 सेट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लगाऊंगा। एक दिन 5 सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लिए, एक दिन 5 पजल के लगा लिए, किसी दिन कुछ लगा लिया, किसी दिन 5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को। और इसकी तो मैं डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, आगे जाके जब पीओ कलर दोनों का मिला के एक साथ बात करूंगा इसकी। तो मैं तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की और भी डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन इनके 5 क्वेश्चन रोज आपको निकालने, ये कंसेप्ट बेस्ड सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ रीजनिंग का एक आइडिया लग गया होगा पीओ के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांट के अंदर। क्वांट में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चीज़ें आप ये सुपर फास्ट में फास्ट आनी चाहिए आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप ये मान के चलो मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अगर आते हैं तो। और लगभग देखो हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक शिफ्ट में नहीं पूछे गए, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में W लिखा है मतलब रॉन्ग आउट सीरीज पूछा गया है, M लिखा है यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया है। नंबर सीरीज बोलेंगे सर इसको फास्ट कैसे करेंगे, हमसे तो कैलकुलेशन नहीं होती। देखो नंबर सीरीज को अगर फास्ट करना है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखो, एक तो कैलकुलेशन फास्ट करो, प्लस माइनस गुणा भाग जो उसमें करना होता है वो फास्ट करो, स्पीड मैथ से वो पूरा फास्ट होगा, वो भी मैं आपको वरदान बैच में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो नंबर सीरीज आप लोगों का है ये मिसिंग, और इसमें आप लॉजिक नहीं निकाल पाते हो, तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। हर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आपको लॉजिक बताएगा कि मेरे में ये लॉजिक लग रहा है, लगा ले, चाहे वो रॉन्ग वन आउट का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे कवर
कराऊंगा मैं। और आपको मैंने पहले से भी सिखाया, किसी को वरदान 2.0 बैच की क्लास की वेट नहीं करना, तो पहले से भी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उसमें जाके आप लोग देखो। 2 ही मेथड बताए हैं मैंने, ठीक है। मैंने पूरी नंबर सीरीज को 2 भागों में बांट दिया और उससे 2 रूल बना के पूरी नंबर सीरीज को करवाया, और हर क्वेश्चन उससे सोल्व हो रहा है एग्जाम में आने वाला। उठ पटांग सीरीज लिया होगा उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम में जैसी सीरीज आती है 5 के 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, चाहे वो रोंग के हो मिसिंग के हो। रोंग से तो आपको डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए तब जाके। तो इसके लेक्चर देख लीजिएगा, ये तीनों के तीनों टॉपिक आप फास्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों को जैसे टुकड़ों में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे करते हैं, वो अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ सुपर फास्ट टेक्निक में आती है। तो ये तीनों टॉपिक आपको इस तरीके से तैयार करने कि आपको बहुत फास्ट कर लें। जैसे 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक के हो जाने चाहिए, 2.5 मिनट 30 सेकंड में 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के हो जाने चाहिए, और आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 3 से 4 मिनट के अंदर सारे 5-4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, 3 मिनट के अंदर लगभग 3-4, अच्छा 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, मैं वो रह गया, 3 मिनट के अंदर लगभग 5-6 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। कई तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन आते हैं, देखा टिक लगा दिया बस। अगर आप लोगों को दिमाग में कैलकुलेशन अच्छे से करनी आती है, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं भी आप लोगों को। तो 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आता है डीआई। डीआई देखो पीओ लेवल के ऊपर जो आती है ना, उसमें परसेंटेज और रेशियो जिसको आता है और एवरेज जिसको आता है ना, वो सारी डीआई निकाल देगा। नॉर्मल डीआई आती है, डीआई का एक अलग सेक्शन में आगे बात करूंगा कैसे कैसे तैयार करना है। नॉर्मल डीआई आती है, कुछ भी उसमें स्पेसिफिक नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये डीआई में सिंगल ग्राफ की डीआई आएगी, चाहे वो टेबल आ जाए, लाइन आ जाए, बार ग्राफ आ जाए, कभी कभी कैसलेट डीआई आ जाती है, ठीक है, पाई चार्ट आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को डीआई में करनी है, ठीक है। तो डीआई और अर्थमेटिक एक 2 ऐसी चीज़ें हैं, इसमें एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जो फंसाने वाला होगा, तो वो आपको घर पे प्रैक्टिस करके पता करना होगा कि यार ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। डीआई में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप 2-3 मिनट से कम में निकाल ही नहीं सकते हो, तो वो एग्जामिनर देता ही छोड़ने के लिए कि भाई छोड़ दे इसको। तो वो आपको कैसे पता लगेगा प्रैक्टिस से। तो डीआई और अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, स्किप करने होते हैं। वो स्किप करने की आर्ट हमें सीखनी है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। इसके अलावा कई जैसे अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपसे नहीं हो रहा है, तो वो स्किप फास्ट कर देना है आप लोगों को। और जो क्वेश्चन अर्थमेटिक का डीआई का आपने पढ़ा और आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया हुआ, उसी को हाथ लगाना है। कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का, आपने वैसा कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं, वैसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, आप लगे जा रहे हो और उसी में 2-3 मिनट खराब कर दिया, आगे पूरा पेपर खराब हो गया। उसको करना लेकिन लास्ट में करना अगर टाइम बचे तो। एक बार उसको पढ़ा, लगा कि यार मेरा देखा हुआ सा नहीं लग रहा, तो छोड़ दो उसको। तो बाकी चीज़ों में इन तीनों में कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज चलेगा। इन तीनों में तो वही चीज़ें आती हैं जो आपको आती हैं, तो इन तीनों में तो सारे क्वेश्चन ही आपके होने चाहिए। डीआई और अर्थमेटिक में से कुछ क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, जो कि आप लोगों को एग्जामिनर देता है स्किप करने के लिए है। डीआई में मैं आपको दिखाऊंगा। डीआई में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो आप लोगों को देखते ही पता लग जाता है कि इसको तो स्किप करना ही बेटर रहेगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और डीआई अगर 3 सेट आएंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे तो 16 क्वेश्चन डीआई के, 4-5 क्वेश्चन आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के लगभग 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने हर शिफ्ट का यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि कौन से शिफ्ट में, जैसे ये पूरा डाटा एक शिफ्ट का है, ये पूरा एक शिफ्ट का, ये पूरा एक शिफ्ट का है, तो आप लोग आइडिया ले सकते हो। तो ये 3 चीज़ें, क्वाड्रेटिक 2 मिनट में आराम से हो सकता है, बेईमान ईमानदार कॉन्सेप्ट से, और सीधा सीधा भी कई 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं क्वाड्रेटिक देखा और टिक कर दिया, लेकिन आपको वो अप्रोच पता होनी चाहिए, वो सीखनी पड़ेगी। नहीं आती है तो डरने की जरूरत नहीं, मेरे लेक्चर्स ढूंढो और वहाँ से सीखने का प्रयास करो, और कहीं और से सीख रहे हो तो वहाँ से भी सीख लो, लेकिन आपको इनको सुपरफास्ट करना सीखना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट की। पीओ के लिए बात करें, कलर के लिए बाद में बात करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में देखो पिछले साल और उससे पिछले साल क्या क्या आया था सब मैंने ले लिया इसमें कि क्या क्या आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें सिंगल लाइन दे देगा आप लोगों को, एक लाइन दे देगा, उसकी पूरे की फेसिंग या तो नॉर्थ दे देगा, साउथ दे देगा, 5-7 लोग बैठे होंगे उसके अंदर, और उसके बाद में सॉल्व करो उसको। सिंगल लाइन में कई बार मिक्स फेसिंग दे देगा, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। अनसर्टेन सिंगल लाइन, मतलब अनसर्टेन, पता नहीं है कितने लोग बैठे हुए हैं सिंगल लाइन के अंदर, वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। डबल लाइन, आमने सामने जो लोग बैठे हुए होते हैं, जिसमें एक लाइन का मुंह नॉर्थ में होता है, एक लाइन का मुंह साउथ दिशा में होता है, तो ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में एक आधा क्वेश्चन इसका आता ही आता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर 10 लोगों का और 8 लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, और सर्कल के अंदर इनसाइड और आउटसाइड, या तो सर्कल से बाहर की तरफ देख रहे हैं, सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और कई बार मिक्स भी आ जाता है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। स्क्वायर में भी आप लोगों का 8 लोगों का क्वेश्चन आता है जनरली आरआरबी में, उसमें कई बार इनसाइड आउटसाइड फेसिंग दोनों मिक्स दिया होता है, और कई बार सिर्फ इनसाइड दिया होता है या आउटसाइड दिया होता है, वो फेसिंग किसी भी तरीके से क्वेश्चन अपने हिसाब से दे सकता है। अब इनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, फेसिंग नहीं दी है तो कैसे निकालेंगे, उसके कंसेप्ट में आप लोगों को वरदान 2.0 में सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो आपको एग्जैक्टली पता यही चीज़ें आनी है,
थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर देगा, क्या कर देगा एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कुछ ऐसी चीज़ तो आपको दे ही नहीं सकता जो आपको पता ही नहीं हो, कभी आपने देखी नहीं हो, कभी नहीं दे सकता कभी। आपको पता है आना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करके सीखना है। तो अगर आप रोज़ 5 क्वेश्चन इस टाइप के लगाएंगे तो आपका गलत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। पजल की अगर मैं बात करूं तो डेट एंड मंथ बेस आएंगे। कई बार 4 महीने दिए होते हैं, दो डेट दी गई होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करवाए हैं मैंने आपको पहले की भी क्लासेज में। मंथ बेस डे बेस क्वेश्चन आते हैं, महीने दे देता है 4-5, उसमें कुछ न कुछ करता रहता है। डे बेस यानी कि संडे से लेकर मंडे तक की सारी चीज़ें दे देता है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहता है। उसके बाद हम बॉक्स बेस पर चला जाते हैं, जिसमें 6 और 7 बॉक्स होते हैं अलग अलग कलर के, ऊपर नीचे उसको रखते हैं। फ्लोर बेस 6, 7, 8 फ्लोर का कोई क्वेश्चन आता है, प्लस उसमें वेरिएबल भी दे सकता है कि भाई 8 फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, हर कोई एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, एक इस इंडस्ट्री में काम करता है, एक ये करता है, प्रोफेशन दे दिया साथ में, और मिक्स वेरिएबल को करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। फ्लोर एंड फ्लैट ये भी आजकल पूछा जाने लगा है, और लास्ट जो एग्ज़ाम आपका लास्ट ईयर हुआ था उसमें ये 2 शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। अगर किसी शिफ्ट में आपके आ गया तो 5 नंबर का जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बाकी मैं तो सिखाऊंगा ही, तो आपका ये हो जाएगा। पोस्ट बेस यानी कि डेजिग्नेशन बेस्ड मान सकते हो। पोस्ट बेस यानी कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, इस तरीके से पोस्ट दी होंगी और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 7 पोस्ट के, और साथ में सिटी दी हुई होती है या फिर और कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं। तो पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख लेना आपके एग्जाम में इनके अलावा कुछ आ जाए तो मुझे बता देना। एज बेस दे देते हैं कि बर्थडे दे देते हैं कि इसका जन्म इस सन में ये ऐसे ऐसे हुआ था, और उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। कंपैरिजन बेस, कई बार वेट और हाइट का, जनरली वेट और हाइट का ही होता है, कंपैरिजन कर देता है कि इसका वेट इन दोनों से ज़्यादा है, इसका इससे कम है, इसका सबसे कम नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटेगरी बेस क्वेश्चन, जैसे 7-8 लोग दे देगा, बोलेगा इन ये 8 लोग हैं ABCDEFGH, और इन 8 लोगों के ये प्रोफेशन है, ये 8 लोग इन 8 सिटियों से बिलोंग करते हैं, ये इस सिटी से करता है, ये इस सिटी से नहीं करता, ऐसे पूरा एक लैंग्वेज बनाया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसके अंदर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट के, ठीक है, और भी जैसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और पजल के अंदर कैसे, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे जो बिल्कुल बेसिक है। फिर आपको लैंग्वेज का ध्यान करना पड़ेगा कि लैंग्वेज जो कहना चाहता है वही समझो। कई बार स्टूडेंट लिखा कुछ और होता है, कुछ और समझ जाते हैं, कुछ और कर देते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है, मामला वहीं खराब। ठीक है, तो लैंग्वेज अच्छे से वो कैसे होगी, प्रैक्टिस से। तीसरा, ये 2 चीज़ें होने के बाद में आपको प्रैक्टिस दबा के करनी है। 5 क्वेश्चन आज से रोज करना स्टार्ट कर दो। 120 दिन है, मैं गारंटी ले, प्री और मेंस के मिला के आप लोग 12×5 यानी 60 से सेट, मतलब 600 सेट आप लोग उस टाइम पे लगा चुके होंगे। 600 सेट का मतलब 3000 क्वेश्चन हो गए एक, मतलब अगर सेटिंग में 5 क्वेश्चन मानते हो, इतने क्वेश्चन करने के बाद में कहाँ स्पीड बचेगी, कौन सी लैंग्वेज ऐसी आएगी जो उसमें नहीं आ जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आएगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो 5 क्वेश्चन रोज वाला फॉर्मूला आप लोग अपना के चलो। ठीक है, तो ये पजल का फंडा हो गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा पजल सेटिंग के अंदर। डीआई के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिंगल या तो टेबल डीआई आएगी, या सिंगल पाई चार्ट आएगा। सिंगल मतलब एक ही ग्राफ आएगा, सिंगल लाइन चार्ट आएगा, सिंगल बार चार्ट आएगा, और बेसिक कैलकुलेशन कराई जाएंगी आपको परसेंटेज रेशियो की। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पाई के साथ एक टेबल दे देगा छोटी सी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, सिंपल सी ही देगा। कई बार एक सिंपल सी कैसलेट डीआई भी यहाँ पर पूछ ली जाती है। ठीक है, कैसलेट में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके नहीं पूछेगा, कैसलेट में बेसिक सी डीआई। कैसलेट डीआई 2 टाइप की होती है, एक में हम लोग टेबल बनाते हैं, एक में वेन डायग्राम बनाते हैं। किसी का नहीं देखा हुआ, पिछले वाले वरदान बैच का लेक्चर देख लीजिएगा, कैसलेट डीआई पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी नए वाले में नए तरीके से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डीआई के अंदर यही चीज़ आती है, और कुछ भी नहीं आता है। बेसिक परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशन आती है। बाकी मैं पेपर भी सोल्व करवाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो उन पेपर्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे RRB PO मेंस की। मेंस की है लास्ट ईयर की, मैं बता रहा हूँ कि ये आया था। डीआई के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आए थे। अब डीआई में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा प्री से, और कुछ नहीं होगा। नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, Q1 Q2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्वांटिटी 1-2 यानी अर्थमेटिक के कोई क्वेश्चन पूछ लिए, फिर उनका कंपैरिजन करा लेगा। Q1 Q2 के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 3-4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक में थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, अर्थमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम के 9-10 क्वेश्चन, ऐसे करके यहाँ पे 40 क्वेश्चन ये आप लोगों से मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है सर? डाटा सफिशिएंसी पूछ सकता है आप लोगों से मेंस के अंदर, और ये प्री में भी पूछ सकता है, इसको मैं डीएस बोलता हूँ, और ये रीजनिंग में भी आता है, तो डीएस और पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछेगा, सारी चीज़ें यहीं पे कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। अर्थमेटिक में क्या होता है सर? वो जो टॉपिक होते हैं अपने बचपन में जो 10th में पढ़े, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, एज, वो सारे आते हैं इसमें। ये मेंस का हो गया, इसमें लेवल बढ़ता है और कुछ नहीं है।
तो जब मैं आपका वरदान 2.0 में क्लास लूँगा तो जैसे शुरू की एक क्लास ले ली प्री की और उसके बाद में एक क्लास मेंस की ले लूँगा। जैसे किसी टॉपिक में 3 क्लास प्री की होगी, 2 क्लास मेंस की होगी, तो लेवल बढ़ा के मेंस में पढ़ा दूंगा और प्री का प्री के हिसाब से पढ़ा दूंगा, तो पूरा एकदम से आपका कवर्ड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता लग जाएगा प्री और मेंस के क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, आती वही चीज़ें हैं। ठीक है, IBPS RRB PO मेंस एग्जाम के अंदर वही पजल सिटिंग अरेंजमेंट 21-22 क्वेश्चन, सिलोलिज्म 5 क्वेश्चन, सिलोलिज्म में कुछ वो थोड़ा सा हार्ड लेवल पे पूछ लिया होगा, इनइक्वलिटी 4-5 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वलिटी पूछ ली होगी, यहाँ पे चीज़ें कोडेड पूछ लेता है इसके अंदर मेंस के अंदर। ब्लड रिलेशन पैसेज टाइप में एक आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस, नंबर बेस्ड डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ अल्फा न्यूमेरिक टाइप में, लॉजिकल रीजनिंग एक पूरा नया टॉपिक है जो प्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, पूरा मेंस में पढ़ाते हैं। तो ये मैं मेंस के टाइम पे आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ये सिर्फ मेंस में ही आता है, प्री में नहीं है। जैसे इसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे टॉपिक्स आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, तो वो आपने अगर किसी ने पढ़े तो आप वो समझ गया होगा, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसमें कोई सोल्व नहीं, कोई स्पीड नहीं, इसमें सारा माइंड का गेम होता है। आपने 1-2 स्टेटमेंट पढ़े, उसके बाद में आपको कुछ डिसाइड करना होता है, कोई डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे आता है। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गए, ये आपका आ गए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हो तो नॉट कंपलसरी, ठीक है ना, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चॉइस करते हो तो ही आप लोगों का इंग्लिश मेंस में जिसकी अच्छी है। तो ये वही टॉपिक जो आपके जनरल बैंक एग्जाम्स में आते हैं, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस बेस्ड, मैच द कॉलम, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, वर्ड रिप्लेसमेंट, वही जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ के आ जाएगा जो भी दूसरे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंग्लिश जिनकी वीक है वही स्टूडेंट देख रहे हैं। अब इंग्लिश में जो चीज़ें आती है ना वही हिंदी में आती है, बताओ ये कर लोगे? हिंदी में एरर लिखा रहेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें एरर है, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको तैयार कहाँ से करना है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। RRB के है ना हिंदी के प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। कौन सी पब्लिकेशन, कुछ पब्लिकेशन से जिनकी बुक्स आती है जैसे किरण की आती होगी, और कुछ पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं RRB के हिंदी के प्रैक्टिस सेट। बस आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे, बस वो बुक में से प्रैक्टिस सेट पूरे निकाल लीजिएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा कौन सी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। और बाकी आपने हिंदी हमेशा पढ़ी है तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे क्लोज टेस्ट आ गया मान लो, बीच बीच में वर्ड सेट करने, तो हिंदी में तो आप बिल्कुल समझ लो, इंग्लिश में क्यों नहीं होते हैं क्लोज टेस्ट, मतलब ही समझ में नहीं आता है पैसेज का और उस लाइन का, हिंदी में तो आएगा समझ में, तो वैसे ही हिंदी में क्लोज टेस्ट हो जाएगा। तो हिंदी बड़ा आसानी से हो जाएगी आप लोगों की। तो जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मेंस में हिंदी आएंगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिंपल, तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो। अब मैं कलर की बात करूँ, देखो ज़्यादा डिटेलिंग में कलर में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सब कुछ PO में डिस्कस हो चुका है। बस कलर में कुछ टॉपिक्स के अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें सिंपल आएंगे और PO के प्री से बहुत सिंपल आएंगे इसमें। जैसे PO में अगर फ्लोर बेस पजल दी एक वेरिएबल के साथ में, इसमें वेरिएबल नहीं देगा, सिंपल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से सिंपल तरीके से चीज़ें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तब आपको पता लगेंगे चीज़ें। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी देखो 22 क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है, तो वो एग्जामिनर की शिफ्ट और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पजल के आते हैं। ठीक है, वही इनइक्वलिटी के देखो कभी कभी नहीं आए, बाकी इनइक्वलिटी के सिंपल क्वेश्चन आए। अब इनइक्वलिटी के भी कलर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं PO से, पर वो तो हमारे लिए है ना, कलर PO बहुत ही ईजी बना दिया है, सारा कितने हार्ड क्वेश्चन आ जाए इनइक्वलिटी का सारा ईजी बना दिया है मैंने, ओपन गेट क्लोज गेट से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिंगल स्टेटमेंट आएगा, उसमें 1-2 ज़्यादा स्टेटमेंट आते हैं। यहाँ नया टॉपिक आया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब वो सुपर फास्ट टॉपिक कौन से हैं, थ्योरी वाले कौन से हैं, वो सब आपको पहले से पता है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के देखो लगभग 5 क्वेश्चन तो आते हैं, कभी कभी 10 भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा या फिर पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में देखना। एक तो लाइन के अंदर कुछ वर्ड और सिंपल दिए होंगे, फिर बोलेगा लेफ्ट में से राइट में से कौन सा क्या है वो पूछता है। एक ना 3-3 लेटर के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनमें लेफ्ट राइट करता है वो। एक 3-3 डिजिट के नंबर लिखे हुए होते हैं, उनमें कुछ करता है। तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन देखें, बोले ये तो लेफ्ट राइट करा रहे हैं, मैं कर ही लूँगा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में नहीं होते उतने फास्ट जितने होने चाहिए। टाइम भी तो बचाना है भाई। ठीक है,
इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा। उसमें कोई भी डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं उसको पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 सेट आपको निकाल के जाने हैं। हर टाइप के आप लोग 7-8 सेट निकालिएगा तो तीनों टाइप आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और जो 3 डिजिट और 3 लेटर वाले ना, उनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं जो आपको बड़ी डिटेलिंग में अगर आप पढ़ोगे तो आप उसको समझ पाओगे। तो वो मेरी लेक्चर से आप लोग सीख सकते हो। पुराने सर्च कर लीजिएगा या फिर नए जो भी आएंगे उसमें पढ़ लीजिएगा। वही देखो, ब्लड रिलेशन, मीनिंगफुल वर्ड पेयर, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, लेटर बेस, नंबर बेस, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। अब ये देखो, कोडिंग डिकोडिंग पीओ में नहीं आई थी, लेकिन पीओ में भी आ सकती है अगर कभी कभी आएगी तो, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आई थी, वहाँ पे मैंने दिखाया था। यहाँ पे देखो 5-5 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आए हैं और कभी एक क्वेश्चन आया। तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आजकल कम आ रही है, लेकिन फिर भी अगर मान लो 5 नंबर की आप इसी शिफ्ट में आ गए तो तैयार करके चलना। ऐसा कुछ है नहीं, 1-2 घंटे आप पढ़ लोगे तो ये तैयार हो जाएगा टॉपिक। ऐसे ही ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेंस की रीजनिंग के अंदर, ठीक है, मेंस की रीजनिंग के अंदर और क्या आ सकता है सर? डीएस आ सकता है, डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, इनपुट आउटपुट आ सकता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पिछले साल नहीं आए, तो मैंने ये मेंस का एनालिसिस सिर्फ पिछले साल के पेपर का किया है। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वरदान 2.0 में, तो वहाँ पे पता लग जाएगा। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पीओ का कलर का हो गया। इसमें लेवल बहुत ईजी आता है। अगर मैं बात करूँ टाइम की सर, 22-22.5 मिनट में कैसे करेंगे क्वेश्चन हम लोग, इसमें तो 40 में 40 ला सकते हो आप लोग, ठीक है। इनइक्वलिटी आपकी ऐसी आएगी, आप 30 सेकंड में कर दोगे 5 क्वेश्चन, 5-7 सेकंड के अंदर देखते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट ऐसे आएंगे कि आप 1.5-2 मिनट, कई पजल ऐसी होंगी जिसमें आप 1 मिनट के अंदर ही कई पजल्स को यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इतना सिंपल यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप लोग आराम से 30-40 सेकंड के अंदर ही निकाल दोगे। इतने सिंपल तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिलोलिज्म में भी आपको 2-2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत फास्ट होंगे, 10-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। लेवल बहुत डाउन होगा, लेकिन मेरिट आई जाएगी, तो आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए और स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। आएंगे क्वेश्चन सिंपल ही, तो बेसिक कंसेप्ट अगर किसी को आता है तो वो पूरा पेपर सोल्व कर सकते हैं, 40 में 40 भी ला सकता है। बहुत लोग लाते हैं आरआरबी क्लर्क में, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, उसमें ऐसे आ जाती हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट कौन कौन सी आ सकती है? तो टॉपिक वही है जो पीछे पजल सेटिंग में बताए हैं, लेकिन थोड़ा लेवल ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कलर के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं आई है, लेकिन आ सकती है क्वाड्रेटिक भी आप लोगों के, इस बार आ सकती है मान लो। लेकिन पीओ में तो आई थी, लेकिन कलर में पिछली बार नहीं आई थी, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछी गई थी। अर्थमेटिक वही, नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन डी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, देखा टिक किया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कैसे आएंगे 75+, मैं गारंटी ले रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम ना आप 3 से 4 मिनट के अंदर सारे 15 क्वेश्चन कर दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा, और कुछ दिक्कत आएगी तो उस पर अपन लोग काम करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर सीरीज की कैलकुलेशन इतनी ईजी आती है कि 2 मिनट में 5 आप ये कर लोगे, ठीक है। तो लगभग 6 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। 6 मिनट में अगर आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं तो आपके पास टाइम कितना बचा? 22.5 मिनट थे ना, 22 मान लो, 6 माइनस किया तो 16 मिनट बटे बाकी क्वेश्चन के लिए। 16 मिनट में तो कर ही लोगे बाकी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम भी लेंगे तो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक अगर ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे स्पीड में काम करता है, इसमें अपने आप को सुपर फास्ट बनाना है, तब जाके आप लोगों के 75+ नंबर यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, ओके। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वही देखो, पजल्स आया, डायरेक्शन डिस्टेंस आया, ब्लड रिलेशन आया, इनइक्वलिटीज़ आया, रिवर्स इनइक्वलिटी भी पूछ लेता है कई बार, मीनिंगफुल वर्ड आया, ऑर्डर रैंकिंग आया, मिसलिनियस आया। एक टॉपिक और लिख लो, इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी डीएस। आपने देखा होगा कंप्यूटर और उसकी बात नहीं की मैंने अभी तक, जनरल अवेयरनेस की, वो दोनों एग्जाम के लिए एक साथ करूँगा क्योंकि दोनों में लेवल सेम सही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न सेम ही है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल बहुत थोड़ा सा कम होता है पीओ से, ठीक है, मेंस में। यही देखो आपका जो पीओ मेंस में पूछा गया था वही यहाँ पे कलर मेंस में पूछा गया था। तो तैयारी एक ही साथ होगी सारी की सारी दोनों एग्जाम की। लेकिन मैंने कई स्टूडेंट होते हैं स्पेसिफिक होते हैं कि सर मुझे कलर करना पीओ करना, उसके लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये इंग्लिश हो गया, लेकिन ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दो। तो इसमें भी मैंने सेम टू सेम बात कर ली है। अब मैं आरआरबी पीओ कलर के लिए कंबाइंड आपसे बात कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस की, मेंस में जो आता है। करंट अफेयर जो होता है ना,
आप लोगों का ये मान के चलो 60% पेपर में 60% प्लस करंट अफेयर ही पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, ये मिला के आपका 40% होता है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? जब आपका एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम कब होना है? सितंबर में होना है, ठीक है। तो सितंबर का मतलब उससे पहले वाला महीना अगस्त, जुलाई, उससे पहले वाला जून, मई, अप्रैल और मार्च, ये 6 मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को रट लेना है, ठीक है ना। कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर मैगजीन भी ला सकते हो, कोई भी जो भी मंथली मैगजीन आती है बैंकिंग के लिए जो स्पेसिफिक आती है वो ला सकते हो। तो ये 6 महीने के आपका करंट अफेयर तैयार कर लेना है। लेकिन इसके पीछे भी, पीछे के जो और 6 महीने यानी 12 महीने में अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, जैसे कई बार खेल पे क्वेश्चन आता है, जैसे 1 से 1.5 साल पुराना हो गया लेकिन ओलंपिक हुआ, मान लो ओलंपिक कई सालों में होता है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए। जैसे ऐसा कोई इवेंट हुआ, जैसे नोबेल प्राइज़ दिए गए, मान लो आज से 1 साल पहले दिए गए, तो उसका क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में फिर से पूछ सकता है। तो वो करंट अफेयर पुराना हो गया, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट थे ना पिछले 12 महीने के, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन 6 महीने के अंदर ही मिलेंगे, और उसमें भी ज़्यादातर 4 महीने में। तो सबसे पहले 4 महीने का तैयार करना है, फिर 6 का, फिर उसके पीछे जाके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, जो बाकी की बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, ये सब, इनकी आपको कहीं पे भी ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लो, किसी भी एग्ज़ाम की, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। या फिर कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक ले आओ, बैंकिंग अवेयरनेस नाम से आ जाएगी, तो उसमें आपको कम्प्लीटली सिंपल तरीके से पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो उससे आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को टीचर से गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर जो रिकॉर्डेड बैचेज अभी भी चल हैं, उसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। वहाँ पे किसी हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदी की, तो जो हिंदी के अंदर जो आपका PO में आता है वैसा ही कुछ आप लोगों का यहाँ पे किस में आएगा, क्लर्क मेंस के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल चीज़ें आएंगी। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट लेके आना, PO क्लर्क का एक ही बुक आएगी, उसमें से ही पढ़ना है। वही पैसेज आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएंगे, एरर आएगा, वह हिंदी में आएगा जो इंग्लिश में आता था। तो ये सिंपल तरीके से। लेकिन आप अगर इंग्लिश चॉइस करेंगे तो इंग्लिश में आएगा, और हिंदी चॉइस करोगे तो हिंदी में पूछा जाएगा। तो अगर इंग्लिश वीक है तो हिंदी चॉइस कर लीजिएगा। कंप्यूटर की बात करूँ तो कोई भी बेसिक फंडामेंटली कंप्यूटर की जो पतली सी बुक आती है वो लेके आनी है आप लोगों को। जो फेमस पब्लिकेशन है, ल्यूसेंट, किरण, इनमें से किसी पब्लिकेशन की आप लोग ला सकते हैं। फिर स्पेसिफिक कोई RRB के लिए बुक आती हो किसी पब्लिकेशन की, तो मार्केट से ढूंढ के लिए आएगा। उस बेसिक से बाहर कुछ नहीं आता है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि यही बुक यही कंटेंट, नहीं। बेसिक आधे क्वेश्चन तो आपको पहले से आते रहेंगे कंप्यूटर के अंदर और हिंदी के अंदर। तो हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट और इसके अंदर कोई बेसिक फंडामेंटल की बुक्स ले आइएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, डाटाबेस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर लैंग्वेज। MS ऑफिस में जो शॉर्टकट कीज होती हैं उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। MS ऑफिस, नंबर सिस्टम, वायरस, हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीवेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर है। इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको, जैसे आपको पूछ लिया माउस क्या है, कौन सा डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट डिवाइस, तो आप बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता होती हैं पहले से ही, लेकिन कुछ एडवांस में प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी हार्ड पेपर भी आ जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर भी इसका कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 120 दिन का आपका मास्टर प्लान क्या हो सकता है। एक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी तक बताया वो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 120 दिन की, प्री और मेंस की, जो मैं वरदान 2.0 में भी आपसे फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। क्वांट में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग, और बाकी सब्जेक्ट भी आ गई, अदर जो सब्जेक्ट है उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको, है ना, डिसाइड करना है कि कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक कौन कौन से हैं। जो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस हैं उसमें एक बार सीख लिया, वैसे से क्वेश्चन आएंगे। जैसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पता ही है क्या आ सकता है, वैसे टॉपिक्स उसको आइडेंटिफाई करना है। सेम यहाँ और सेम यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उसके बाद में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाता रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक करने हैं। उसके बाद में कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं कि कॉन्सेप्ट सीख लिया लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस मांगेंगे, जैसे कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट,
डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक, ठीक है ना, नंबर सीरीज, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं। सिंप्लीफिकेशन, कंसेप्ट पढ़ लिया लेकिन आप लोगों के वो मांगेंगे। तो जैसे मैंने बोला, तो इस तरीके से अगर आपको और भी कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर कॉन्सेप्ट सीख लिया लेकिन जल्दी नहीं हो पा रहे, तो मतलब प्रैक्टिस की डिमांड है वहाँ पे, तो उस तरीके से आप लोग सेम इसके छांट लीजिएगा। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है ना, इसमें आपको 2 ही चीज़ें करनी है। सबसे पहले उसको सीख लेना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। उसके बाद में उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ मॉक लगाते टाइम उसको प्रैक्टिस करना है और जो गलतियां होती हैं उसको सुधारते हुए चले जाना है। मतलब एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, बस एक बार पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद में मॉक टेस्ट में ही उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने एक बार सीखा। क्योंकि इनइक्वालिटी को बार बार में पढ़ के क्या ही करोगे, कॉन्सेप्ट को कौन सा रिवीजन की जरूरत पड़ती है, उसमें पता ही चल गया। सिलोजिज्म में क्या रिवीजन करोगे, डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या रिवीजन करोगे, ब्लड रिलेशन में क्या रिवीजन करोगे, रैंकिंग में क्या रिवीजन करोगे, वही 2-4 रूल है, बस उनको रट लेना है। ठीक है, रटने का मतलब समझ लेना है, अपने अंदर उतार लेना है। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, जैसे पजल, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, दोनों का मिला के मैंने बता दिया है यहाँ पे, और सेम स्ट्रेटेजी आगे के टॉपिक्स में भी, ठीक है। पजल, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, इन टॉपिक्स के अंदर नंबर सीरीज और भी जो भी आपको टॉपिक लगते हैं प्रैक्टिस बेस हैं, इन टॉपिक्स का डेली प्रैक्टिस प्लान बनाओ आप। इसमें 2 के तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पजल आपको 5 सेट रोज निकालने, पजल सेटिंग के, और डीआई के भी 5 सेट रोज निकालने। बाकी आप अपना नंबर डिसाइड कर लो कि मैं 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज निकालूंगा, 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज के रोज निकालूंगा, साथ में मॉक टेस्ट में भी वो प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो इनको एग्जाम तक अपनी हैबिट में उतार लेना इन टॉपिक्स को, क्योंकि प्रैक्टिस हैबिट में रहेगी तो वहाँ कर पाओगे। आपको आता कितना भी तगड़ा हो, प्रैक्टिस छुट्टी, मामला खत्म हो जाएगा एग्जाम तक। आप पजल सिटी ग्रेडमेंट आज बहुत फास्ट करते हो, एग्जाम के 1 महीने सॉल्व करना बंद कर दो, उसको मत करो 1 महीने तक, फिर देखना आपका एग्जाम में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। प्रैक्टिस छूट गई। प्रैक्टिस एक तरीके की हैबिट होती है, तो वो हैबिट में हमेशा रहना चाहिए। तो आप लोगों को ये 2 चीज़ें करनी है 120 दिन के अंदर करना है, ठीक है। तो शुरू में ये चीज़ें आपको सीखनी है और 120 दिन तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है मेंस की। मेंस की मैं बात करता हूँ। मेंस में देखो, लास्ट के जो 30 दिन रहेंगे ना हमारे, 30 डेज, ये तो प्री की बात होगी मैथ्स और रीजनिंग की, और अदर सब्जेक्ट में भी ये तो कॉन्सेप्ट बेस है, ये प्रैक्टिस चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। जब आप मेंस की अगर मैं बात बताता हूँ, लास्ट के 30 दिन रहेंगे जहाँ पे हम जीए और कंप्यूटर और हिंदी पर काम करेंगे दबा के 30 दिन, ज़्यादातर टाइम इन्हीं को देंगे। बाकी क्वांट रीजनिंग का तो हम पेपर ही सोल्व करेंगे, उसमें 30 दिन में पूरा फोकस्ड यहाँ पे रहेंगे। अभी हमें इसमें क्या करना है, लास्ट के 30 दिन है ये, प्री के बाद, आफ्टर प्री के बाद। अभी इसमें आपको क्या करना है, अभी से आज से आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आज से जो इतना भी है, जो बच जाएगा वो हम बाद में पढ़ लेंगे लास्ट के 3 दिन में। तो अभी जो मेरा करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर के नोट्स मुझे बनाने और डेली का पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो एग्जाम तक मैं 120 दिन के अंदर लगभग पूरा मेरा 4 महीने का तो ये कवर कर ही लूँगा, और उसके बाद में पीछे का लास्ट के 30 दिन में पढ़ लूँगा, ठीक है। कंप्यूटर और हिंदी के है ना, हम प्रैक्टिस सेट और बेसिक फंडामेंटल की बुक एकदम लास्ट में उन्हीं 30 दिन में से 5-5 दिन लगा के पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई पहले पढ़ना चाहे तो आप एक वीक में 1 दिन डिसाइड कर लो, जैसे संडे का दिन डिसाइड कर लिया, संडे के दिन बाकी चीज़ों को छोड़ के 2 घंटे कंप्यूटर को दे दो और 2 घंटे हिंदी को दे दो, बाकी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, बाकी हम लास्ट के दिनों में पढ़ लेंगे, ठीक है। और 2 घंटे बैंकिंग को दे दो, करंट अफेयर के अलावा जो बैंकिंग आती है ना, 2 घंटे उसको दे दो। तो सप्ताह में 1 दिन आप इन 3 चीज़ों को दे सकते हो जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और आज से डेली करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये तो अभी की स्ट्रेटजी हो गई। उसके बाद में बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, मेंस का। मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले मेंस और प्री में क्या फर्क है, लेवल प्लस हो जाएगा। रीजनिंग में चीजें कोडेड में आने लग जाएंगी और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आप लोगों के ऐड हो जाएंगे, ये होगा। तो वरदान 2.0 बैच आपको फॉलो करना है, जिस तरीके से वो चलेगा, ठीक है, जो मैं फ्री बैच लेके आना हूं, वरदान 2.0। इस बैच में सबसे पहले जैसे हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ा, प्री के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब प्री का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर है। अब मैं सोचूं मेंस जाके मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो बात बनने वाली है नहीं,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम फ्लो बना हुआ है क्लास का, उसी में मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना लास्ट के प्रीवियस ईयर्स में वो करा दूंगा मैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, चीज़ें जैसे कोडेड में चली गई, कुछ रिवर्स पूछ लिया, वो वहीं पे हो जाएंगी। तो साथ साथ में जैसे ही आपका प्री का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, उसके बाद में अभी के लिए आप मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ना वो लगाना स्टार्ट कर लो। जैसे इनइक्वालिटी पढ़ा, मेंस में चले गए, तो आपको जो क्वेश्चन का वेरिएशन है ना, लेवल कितना आप हुआ है और उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है वो पता चल जाएगा। और बाकी मैं तो सिखाने वाला हूँ ही वरदान 2.0 में, तो वो साथ साथ में करते हुए चलो। तो जो कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक आप पढ़ते चले जाओगे, उसमें जैसे ही कंसेप्ट खत्म हुआ आप लोगों का 100 क्वेश्चन की आपने प्री की प्रैक्टिस की, उसके बाद मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन में बदलाव आएगा। बेसिक चीज़ बेसिक कंसेप्ट ही है, उसके बिना मेंस के क्वेश्चन भी नहीं होंगे, प्री के भी नहीं होंगे। तो वो आपको मेंस की स्ट्रेटेजी बनानी है। ऐसे करके 120 दिन में आप लोग एक ओवरऑल अपना एक प्लान बनाओ खुद से। देखो मैंने एक ओवरव्यू दिया है, मैं एक एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप अगर इस एक्सपेक्टेशन में आओगे सर एक एक दिन बताएंगे, एक एक चीज़ें बताएंगे, तो वो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबका अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन मैंने आपको वो तरीका आप कैसे इस्तेमाल करो, अपना खुद का उस तरीके से जाके एक प्लान कैसे बनाओ, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आप सब लोगों के लिए। साथ में ये वाला जो बैच है मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट होगा इसके अंदर, ठीक है। आप चाहोगे तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैं काम करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट में कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जिसकी स्ट्रांग होगी प्री पास हो गया, मेंस के अंदर वो मैथ्स रीजनिंग में 40 देगा अच्छे से मार्क्स, तो बच्चा क्या फिर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी, इनमें थोड़ी सी मेहनत लगा लोगे, जान लगा लोगे, मैं से वरदान बैच में बीच बीच में बताता रहूँगा कैसे क्या करना है, तो आप लोगों का सिलेक्शन 101% श्योर शॉट हो ही जाएगा। अब ये सब आप लोग कर रहे हो, साथ साथ में सीखते हुए चले जा रहे हो। अब आप एकदम से शुरुआत से ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट कैसे दोगे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो सबसे पहले शुरू के 1 महीने, अगर किसी को नहीं पता तो शुरू के 1 मंथ तक अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो पहले दिन से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, नहीं तो शुरू के 1 महीने तक कंसेप्ट बेस्ड सारे चैप्टर पढ़ो और एटलीस्ट उनमें आपके मार्क्स आने चाहिए, और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। तो शुरू के 1 महीने आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ो। अगर आपको पहले से आपकी तैयारी नहीं है, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, प्री का वीक में 2 टेस्ट और मेंस का 1 टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद में प्री से 15 डेज पहले की बात करा रहा हूँ, 15 डेज बिफोर, प्री से 15 दिन पहले आपको मेंस वेंस छोड़ देना है। प्री के 2 टेस्ट 2 रोज लगाने हैं, बस ये लगाने ही लगाने, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 नहीं लग रहे तो 1 तो लगाना ही लगाना है, लेकिन 2 लगाओगे तो और भी बेहतर रहेगा। 160 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस होते रहेंगे, ठीक है। 2 टेस्ट रोज लगाने ही लगाने। तो ये आपका हो गया। मेंस से पहले, मेंस के 30 दिन होंगे ना शुरू में, उसमें ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आपके पास 30 दिन बचेंगे, 30 दिन में से आप हर वीक में 2 टेस्ट लगाओ। बाद में जो प्री के बाद, आफ्टर प्री, प्री के तो टेस्ट बंद हो ही जाएंगे, आफ्टर प्री। अब ये ओवरऑल टेस्ट बता दिए मैंने, कभी आपने पीओ के लगा लिए, कभी कलर के लगा लिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं। अब इसके बाद में जब मॉक टेस्ट लगाने के बाद में एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया मत लगाओ मॉक टेस्ट, कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है जो एग्जाम में गलती होने वाली थी उसको घर पे करके सुधार लो, ताकि एग्जाम में ना हो। अगर वही हम नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर आ गए, छोड़ दिया, बस देखा ही नहीं क्या गलती हुई। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन के ऊपर जाना है। जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें देखना है कि कैसे गलत हुआ। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते रहते हैं लेकिन माइनर मिस्टेक हो जाती है। आप ऐसे बोलते हो, अरे यार ये तो मेरे को पता था, मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत कर दिया, अरे यार ये तो सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसे था, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया है ना, मुझे आता तो था लेकिन ये माइनर सी मिस्टेक हो गई। तो जो माइनर मिस्टेक्स है ना, वो एक टेस्ट में जैसे हो गई तो अगले टेस्ट में वही सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो गई तो क्या मतलब है, मान लो 2 बार होगी तो तीसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट तो इतने देंगे कि, तो लास्ट तक इतने मॉक टेस्ट दे देंगे हम कि माइनर मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। तो मैं मानता हूँ कि 10-15% स्कोर तो माइनर मिस्टेक से ही गिरता है, तो वो गिरना बंद हो जाएगा। उसके बाद में हर मॉक टेस्ट में कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस टॉपिक में ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है, ये मेरे से हो ही नहीं रहा, तो उस न्यू कॉन्सेप्ट को वहीं पे सीख लेना है। आगे कभी वैसा क्वेश्चन है तो आपका सोल्व होना चाहिए। ये 2 चीज़ें करते जाओ, मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ 100% एक्यूरेसी आ जाएगी आप लोगों की। तो कुल मिला के आप लोगों को पूरी तैयारी के अंदर आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है।
तो आप लोगों के मैं बता रहा हूँ। और सुपर फास्ट टॉपिक है, उसमें स्पीड और सुपर फास्ट करनी है ताकि हमें दूसरे टॉपिक्स के अंदर टाइम मिल पाए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वहाँ पे हम जाके भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा पाएंगे। जैसे पजल दे दी कोई वेरिएबल वाली अच्छी खासी सी, 2.5-3 मिनट लगने तो लगने ही लगने, तो वो सुपर फास्ट टॉपिक्स में कम कर सकते हो। इनइक्वालिटी आप जैसे 60 सेकंड में कर रहे हो तो आप उसको 40 सेकंड में ला सकते हो कोशिश करके, प्रैक्टिस करके। तो 20 सेकंड बचेंगे, 20 सेकंड बहुत होते हैं भाई एग्जाम में, 20-20 करके पता नहीं कितने बचाएंगे हम। उसके बाद में 1-1 सेकंड का खेल होता है वहाँ तो ऐसे करके आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक के अंदर डिफरेंस करके वो पढ़ के, और सुपर फास्ट जो कर सकते हो जिसमें आप खुद को जैसे टॉपिक्स जैसे इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल फन सीरीज, उस पर और भी अच्छे से काम करो। उन टॉपिक्स को हल्के में मत लो, ठीक है। और मेंस की भी साथ साथ में प्रिपरेशन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, और साथ में या फिर कोई बुक्स ला के आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट में तो नई नई चीज़ें आपको मेंस की देखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार के आरआरबी में आप जॉब ज़रूर ले लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इस एग्ज़ाम को पकड़ के एकदम से स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठ जाओ कि सर हम लोग इस बार नहीं छोड़ेंगे इस एग्ज़ाम को, ठीक है। पूरी जान लगा दो उसके अंदर, जो मेरे से होगा मैं करूँगा। वरदान 2.0 आपके लिए लेके आ रहा हूँ, पूरा पढ़ाऊँगा उसके अंदर, जान लगा के पढ़ेंगे। और ऐसे ही इस वीडियो से भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है आपका एग्जाम के बारे में तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर से उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।